नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। सोशल मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव की जानकारी संसद को दी है। सरकार का मानना है कि आईटी नियमों में संशोधन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के कानूनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होंगे। नए नियम के आने से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया है कि भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंचों को आगाह किया कि अगर उनका उपयोग भारत में झूठी खबरें फैलाने, हिंसा या वैमनस्य को बढ़ावा देने में किया जाता है तो सख्ती बरती जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है और इस मंच से लोग अधिकार संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करती है, लेकिन ऐसे मंचों को देश के संविधान और कानूनों का पालन करना होगा। इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि पिछले दिनों अमेरिकी संसद भवन में हिंसा और लाल किले में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा जो हुई, ऐसे समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो आचरण रहा वो विरोधाभासी रहा, डबल स्टैंडर्ड दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों ने अमेरिका में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन भारत में उल्टा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की चर्चा में हम सोशल मीडिया और नए नियमों की जरूरत का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र जैन जी, साइबर एक्सपर्ट। साथ ही मेरे साथ है रमेश कैलासम जी, CEO indiatech.org। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश कैलासम सर, पहले आपसे समझना चाहूंगी, इस वक्त की हम बात करें, सरकार बात कर रही है कि आईटी नियमों में सुधार होगा, संशोधन होगा, क्यों जरूरत पड़ी है हमें इसकी? अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो चाहे सरकारी प्रोग्राम हो या फिर कोई स्कीम अनाउंसमेंट्स हो, आज के डेट में सरकार जो है सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती है और ये काफ़ी एक पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम माध्यम बन के रह गया है। आज के डेट में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर वर्ग के लोग करते हैं और ये एक ज़रूरत का रूप का आकार ले चुकी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इंटरनेट क्रांति के लिए ये सोशल मीडिया ने काफ़ी योगदान दिया हुआ है और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो भी काफ़ी हद तक होने लग गया है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये संविधान के दायरे में जो है वो कानून है, आईटी एक्ट में जो कानून है वगैरह है, लेकिन सोशल मीडिया जो है जब कानून बनी थी तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था और हमारी जो बाकी जो माध्यम हैं जैसे प्रिंट हो गया या फिर ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सब जो हैं लाइसेंस के दायरे में हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया भी लाइसेंस के दायरे में आए, लेकिन सोशल मीडिया जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून या लॉ नहीं है। आज के डेट में हमें आईटी कानून या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे देखना पड़ता है। 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ड्राफ्ट इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लेके आई थी, जिसमें काफ़ी चीज़ों की चर्चा हुई थी, जैसे कि ट्रेसेबिलिटी कैसे किया जाए, कोई पोस्ट अगर ऑफेंसिव है तो उसको टेक डाउन कैसे किया जाए वगैरह। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसमें काफ़ी रूल्स भी लेके आए थे, जैसे कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है और कोई ऑफेंसिव कंटेंट आता है तो कितने घंटे में उसको टेक डाउन करना पड़ता है, कौन मॉनिटरिंग करेगा कि कंटेंट ऑफेंसिव है कि नहीं, कौन ये मॉनिटर करेगा कि कोई गलत चीज़ ना आ जाए इसमें।
तो इस तरीके की सारी प्रावधान उसमें बात की गई थी। लेकिन एक चीज जो थी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के काफी इंडियन स्टार्टअप्स भी आ चुके हैं। मैं स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया टेक के माध्यम से। लेकिन बहुत सारे जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी हैं आज के डेट में, वो विदेशी हैं और उनका इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है। और इसका मतलब यह है कि आप जो देखते हैं आज की डेट में इनकी ऑफिस वगैरह है, ये या तो बैक ऑफिस है, कॉल सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर है, या फिर मार्केटिंग और लाइजॉन ऑफिस है। स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है जो हम सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इंटरेक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए ये ऑफिसेस हैं, जहां पे B2B ट्रांजैक्शंस या कंपनीज जिनकी जो इनका सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए इसका क्या होता है। तो आज के डेट में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो चीज हम काफी दिनों से कह रहे हैं। क्योंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दो चीज करती हैं, एक तो आपको बांध के रखती है कि इस देश का कानून आप फॉलो करो, और दूसरी चीज जो और चीजें हैं जैसे कि रेवेन्यू में जो टैक्स नहीं होती है वगैरह, उसकी भी छूट मिल जाती है, क्योंकि वो रेवेन्यू बाहर जाता है जो आमदनी इनको आती है। तो आज के डेट में इसको बांधने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, और इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो थी वो इस डायरेक्शन में एक स्टेप था, लेकिन वो ड्राफ्ट स्टेज में ही रह गई। आज के डेट में बांधने के लिए, इनको बाध्य करने के लिए हमें कोई नई कानून या फिर कोई चीज की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस अगर निकल जाए आईटी एक्ट के अंडर में भी, तो भी हम इनको बांध के रख सकते हैं। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपकी नज़र में जो हम अभी ज़रूरत की बात कर रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स को लेकर, भारत में किस तरह के नियमों में लूप होल्स हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया और OTT एप्स इन दोनों मतलब सेक्टर्स की बात करें, प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो पिछले 2-3 साल से जो कोशिश करी गई कि एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म बने, ये आपस में को रेगुलेट कर लें, अब मुझे लगता है वो सेल्फ रेगुलेशन भारत के अंदर कम से कम इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर OTT एप्स की आप बात देखें तो ये खुद को 3 साल से सेल्फ रेगुलेट कर रहे थे। आज स्थिति ये है कि आपको फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा है। 70-80% सीरियल जो इनके कर रहे हैं उसमें इतनी न्यूडिटी और एक्सपोजर है कि आप परिवार के साथ उसको बच्चों के साथ देख नहीं सकते, और कोई उसके अंदर एज क्लासिफिकेशन नहीं है ज्यादातर उसके अंदर। और जो सीरियल्स ठीक ठाक हैं भी, उसके अंदर इतना अब्यूजिव और फिल्थी कंटेंट है, लैंग्वेज है, कि अगेन वो उसको एक नया नॉर्मल बना रहे हैं कि मतलब भद्दी गालियां बकना एक नया नॉर्मल सीरीज के अंदर आता जा रहा है। तो एक तो सरकार ये चाह रही है कि जो धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने का बार बार सीरीज के अंदर हो रहा है, कभी किसी धर्म की कभी किसी समुदाय की, इसको रोकने के लिए शायद सरकार एक गाइडलाइंस लेकर आ रही है, वो भी रेगुलेटरी फॉर्म के अंदर है, कि शायद उसमें बहुत ही ज्यादा अगर अति हुई तो कंटेंट को शायद थोड़ा बहुत सेंसर करें, पर मोरलेस उसको खाली एज क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा कि इस एज के ऊपर आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, देखिए ये जो सोशल नेटवर्किंग के लिए, परिवारों से मिलने के लिए, पुराने मित्रों से जुड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, वो चीज बहुत पीछे रह गई। आज के दौर में तो सोशल मीडिया का जितना बुरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकारें और राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, वो भी अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। और वो बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक आ गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए, दंगे भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए भी अब हो रहा है। और उसमें अब जो देखिए यूएस के अंदर जो स्थिति हुई, वहां पे उन्होंने वहां के राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड कर दिया मात्र 3 ट्वीट के कारण। तो एक तो ये और वो राष्ट्रपति कुछ कर नहीं पाए, तो एक तो ये दर्शाता है कि कितनी ताकत आज इन सोशल मीडिया कंपनियों के हाथ में आ चुकी है। हम उनके जो राष्ट्रपति ट्रंप ने किया, हम उनके विचारों से या उनके जो उन्होंने पोस्ट किया उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, मगर एक प्राइवेट कंपनी की ये ताकत की अमेरिका के राष्ट्रपति के अकाउंट को बंद कर दे और ये कहे कि जिन करोड़ों लोगों ने उनको न्यूक्लियर लॉन्च कोड इसको ऑपरेट करने लायक समझा, वो एक ट्विटर अकाउंट चलाने लायक नहीं है, ये अपने आप में इनकी ताकत को दर्शा रहा है, और वो कुछ कर नहीं पाए। दूसरा, भारत के अंदर जब ये दंगे भड़के खालिस्तान समर्थकों ने ISPR के प्रायोजित फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हैंडल थे, उन्होंने यहाँ पे फेक न्यूज भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए, दंगों भड़काने के लिए, खालिस्तान के इश्यू पे लोगों को बरगलाने के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा था कुछ दिनों में, तो सरकार ने जब ट्विटर को कहा 26 तारीख की हिंसा के बाद कि कुछ अकाउंट्स को बंद किया जाए, तो ट्विटर ने उस इमरजेंसी आदेश का जो लॉफुल ऑर्डर था भारत सरकार के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा, उसको मानने से इनकार कर दिया।
और ये जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि ये फ्री स्पीच के खिलाफ है, ये हम ऐसा कर नहीं सकते, ये झूठे कारण है। देखिए, अगर अमेरिका में जब दंगे भड़कते हैं, आप तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति तक का अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई फ्री स्पीच के समर्थन में खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं आलोचना से आगे जाके अब ये हिंसा और बगावत के अधिकार का भी समर्थन करने लगे हैं। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि किसी भी देश के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, वहां का जो संविधान है, वहां की सरकार ने जो लॉफुल ऑर्डर दिया है, ये किसी मिनिस्ट्री में बैठे बाबू का कोई अपना पर्सनल विम्स एंड फैंसीज पे आदेश नहीं था। एक ऊपर लीगल प्रोसेस के बाद लॉफुल ऑर्डर है, जिसको 5 मंत्रालयों की कमेटी ने कंफर्म भी किया है, और उसका ट्विटर ने पालन करने से इनकार कर दिया। और जिस तरह की चिट्ठियां भारत को भेजी गई यहाँ के वहां के अमेरिकी व्यक्ति ने बैठ के, वो आपको चिट्ठियों में समझा रहे हैं कि आपके यहाँ पे संविधान की परिभाषा क्या होगी, फ्री स्पीच की परिभाषा क्या होगी, पब्लिक ऑर्डर क्या होगा। तो ये जो एक मैसेजिंग एंड कंपनीज की हम आपके कानून से, हम आपकी नीतियों से, आपके देश के संविधान से बड़े हैं, हमारी नीतियां आपके सामने बड़ी है, आपका संविधान हमारे सामने बोला है। मुझे लगता है इस स्थिति से अब निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज को रेगुलेट करना होगा और इनको इंश्योर करना होगा कि ये भारत में व्यापार तो करें, पर वैमनस्य और हिंसा का भड़काने का काम ना करें। और उसके लिए इन गाइडलाइंस को लेके आया जा रहा है, और ये बहुत रेगुलेटरी फॉर्म के अंदर है। ठीक है। रमेश कैलासम सर, जैसे डबल स्टैंडर्ड्स की बात रविशंकर प्रसाद जी ने भी कही और अभी जितेंद्र जी भी बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल से, ये क्यों हुआ है? हम बाकी कंट्रीज में अगर देखें तो वहाँ किस तरह के नियम हैं और क्यों ऐसी घटना हमारे सामने आई और अब सरकार इस पर अब सख्त होने की तैयारी कर रही है? बाकी दूसरे देशों की अगर बात करें तो किस तरह के नियम हैं? अगर हम बाकी देशों की बात करें, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सारी जो इनकी जो ताकत है वो बाकी देशों से आती है। बाकी देश भी इससे जूझ रहे हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की, तो वहां पे एक सेक्शन है, सेक्शन 230, सेक्शन 230 उसे कहते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट बेस्ड इंटरमीडियरीज को ये छूट देता है कि उनके ऊपर कोई स्यू नहीं कर सकता यूएस कोर्ट में, मतलब वहां की अदालत में उनके ऊपर कोई केस नहीं डाल सकते अगर मतलब अगर किसी ने कंटेंट डाला। जैसे कि ये सारी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये कहती हैं कि ये कंटेंट हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म है, लोग इसमें कंटेंट डालते हैं, तो उनके कंटेंट के बेसिस पे हमें स्यू नहीं किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि तभी प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ेंगी और खुले छूट के साथ लोग अपने बात रख सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग इस तरीके से हो सकता है कि इसकी वजह से कंपनीज जो हैं उनको पूरा खुला छूट ये मिल गया है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं डाल सकता, उनको कोई स्यू नहीं कर सकता यूएस के कोर्ट्स में। इसकी दूसरी बात जो थी अभी, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उनके आखिरी कार्यकाल में वो काफी कोशिश कर रहे थे कि सेक्शन 230 को हटाया जाए ताकि इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इसका लोगों ने ये भी विरोध किया कि अगर ये हटा देंगे तो अमेरिकी गवर्नमेंट को इनके ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा और वो बाकी देशों पे जो चाहिए मनमानी कर सकती है। लेकिन ये भी हो रहा था कि लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये नहीं हटाया गया तो ये कंपनियां गवर्नमेंट से भी अधिक बढ़कर ताकतवर हो जाएंगी और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और आज के डेट में जो है आपने देखा होगा कि ये 230 जो है पारित नहीं हुआ क्योंकि यूएस गवर्नमेंट में ये आगे बढ़ने नहीं दिया। और बिग टेक जो हैं जिसे हम कहते हैं, जिसमें सारे बड़े कंपनीज हैं, उन्होंने ये कहा कि इस 230 का होना जरूरी है। ये 230 जो है वो एम्पावर करता है इन्हें कि आप कुछ भी कर लें, हम यूएस में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ का कानून कहता है कि हमें ये खुली छूट है और हम यहाँ की कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि हम यहाँ हेडक्वार्टर्ड हैं और आप जो आपके देश में हमारी प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हो वो यहीं से आती है। इसीलिए ये जो है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और आईटी एक्ट जो अमेंडमेंट या इंटरमीडिएट गाइडलाइंस का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो कवर इनको मिल रहा है सेक्शन 230 की वजह से, इसी की वजह से कोई भी कंट्री इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, अगर हम देखें तो आपकी नज़र में जो बदलाव हों, जो नए नियम लाने की तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि हम अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके दायरे से अगर आप जो एक बारीक दायरा है उससे आप आगे बढ़ते हैं तो कोई दूसरा कानून किसी और के अधिकार का उल्लंघन ना हो, किस तरह के बदलाव होने चाहिए? कितने सख्त, कितने लचीले हों? क्या होना चाहिए नए नियमों में आपकी राय में?
देखिए, हमारे जो यहाँ पे आईटी रूल्स हैं उनके अंदर भी इन कंपनीज ने अपने आप को इंटरमीडिएटरी बताया है, और ये कहते हैं कि हम कंटेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ना ही हम उसको सेंसर करते हैं, ना हटाते कुछ करते हैं। हम खाली प्लेटफॉर्म मात्र, इसलिए हमारे ऊपर इसकी कोई कार्रवाई ना हो, हमारी कोई लायबिलिटी ना हो। और इसी कारण से भारत सरकार ने अभी जो आदेश दिया, जो ट्विटर को आदेश दिया कंटेंट हटाने का, भारत सरकार ने कहा कि ये कंटेंट भारत में वैमनस्य, हिंसा की स्थिति पैदा कर रहा है, आप इंटरमीडिएरी हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म से इस कंटेंट को ब्लॉक कर दें। नाउ अब ट्विटर ये कह रहा है कि नहीं, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ये कंटेंट ऐसा नहीं है, ये कंटेंट कम है, ज्यादा है, हम जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर होंगे, हम पंच बनेंगे। तो भारत सरकार ने यही कहा कि ये आप जो फिर वो जो क्रिमिनल लायबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर डिसीजन लेने का, फिर आप उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार भी हों। आप ये नहीं कह सकते कि कंटेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम मात्र एक प्लेटफॉर्म है, और सरकार जो आपको कंटेंट से रिलेटेड आदेश दे तो आप उसका पालन करने से इनकार कर दे। तो एक बहुत बड़ा विवाद इसको लेकर भी है। इसीलिए अब जो नए ड्राफ्ट आईटी रूल्स आ रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय करी जा रही है कंटेंट को लेकर, और इन्हें ड्यू डिलिजेंस अपने नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट है उसके लिए करना होगा, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अभी उसके ऊपर पनिशमेंट को लेकर प्रावधान नहीं, पर इनकी जिम्मेदारी तय है। और उसमें ये भी है कि अगर सरकार या कोई भी जो संवैधानिक संस्था है, अगर इनके नॉलेज के अंदर किसी ऐसे कंटेंट को लेके आती है जो गैर कानूनी है, या सरकार को लगता है कि हमारे कानून के किसी आदेश को पारित करने के कारण उसको हटाना होगा, तो उनको, इन कंपनियों को 36 घंटे के अंदर अंदर ये कंटेंट हटाना होगा। और एक प्रयोग इन कंपनियों ने इलेक्शन कमीशन के दौरान, चुनाव के दौरान जरूर किया था कि जब किसी राज्य के अंदर, भारत में जब चुनाव होते हैं, पिछले आई थिंक साल 1.5 साल से चल रहा है, तब ये कंपनियों ने वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स इलेक्शन कमीशन के साथ साइन किया है, जहां ये कहा गया है कि अगर कोई भी कंटेंट जो सरकार या उस समय इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं इनकी नॉलेज में लेकर आएंगे, जो उन्हें लगेगा कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, 36 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को हटा देंगे। तो यही एक जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसको वॉलंटरी फॉर्म से लाकर रेगुलेटरी फॉर्म में लाया जा रहा है, और परमानेंट बेसिस के ऊपर लेके आया जा रहा है, ताकि इन कंपनियों की भी अब कंटेंट को लेकर जिम्मेदारी भारत में तय हो, और भारत में कानून का पालन इनसे करवाया जा सके, ताकि मोटी मोटी बात यह है कि आलोचना का अधिकार सभी के पास हो, पर बगावत का और हिंसा का अधिकार किसी के पास ना। बिल्कुल, और ये बात रविशंकर प्रसाद ने भी कही है कि आलोचना का अधिकार जरूर है, लेकिन हिंसा और वैमनस्य और भड़काने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। रमेश कैलासम सर, आप थोड़ा बताइए, भारत का एक तरह से मार्केट अगर हम समझें तो बहुत बड़ा है, जो यूज़र्स हैं बहुत बड़ी संख्या में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और हाल ही में जब ट्विटर के साथ सरकार ने मुद्दा उठाया और उसका ट्विटर का जो रुख रहा, इन सब के मद्देनज़र आपको क्या लगता है जो नए नियम आएंगे वो जाहिर तौर पर बाध्यकारी होंगे, इन नए नियमों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं बड़े बिग टेक की हम बात करें, उनका रुख क्या रह सकता है? आज के डेट में अगर हम देखें तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हम सबसे पहले नंबर पे हैं। मैं पहले नंबर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन जो है, चीन में इन कंपनियों का कोई प्रेजेंस नहीं है, वो अलाउड नहीं है। चीन ने अपनी खुद की एक इकॉनमी बना ली, रिंग फेंस अप्रोच में अपने खुद के कंपनीज खड़ा कर लिए। बहुत सारे जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी कंपनीज बैंड हैं। तो आज के डेट में जनसंख्या के हिसाब से हम देखने जाएं तो भारत एक सबसे बड़ा नंबर 1 पोजीशन पे है प्रेजेंस के मामले में, कस्टमर्स के मामले में, यूजर्स के मामले में इन प्लेटफॉर्म के लिए। और ये जरूरी हो जाता है। बाकी देशों की अगर बात करें तो वहां की जनसंख्या कम है, तो लोग ये कह सकते हैं कि हमारे लिए क्यों करें, हम आप तो छोटे देश हो वगैरह। लेकिन भारत का जो है स्थान बहुत ही आगे है, यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, और ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे जो कानून है वो बाध्य हो इनके ऊपर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, हम एक डेमोक्रेसी हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है हिंसात्मक रूप ले सकता है, काफी लोगों को परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए इसका कंटेंट का जो है उस तरीके से, उस नजरिए से कंट्रोल रहना कुछ, या फिर रूल्स रहना जरूरी है। आज के डेट में अगर हम देखें तो कंटेंट जो है जिसमें वायलेंस की बात हो रही है, या टेररिज्म की बात हो रही है, या साइबर बुलिंग की बात हो रही है, चाइल्ड अब्यूज की बात हो रही है, इन सब का जो टेक डाउन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। आज के डेट में आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाएं और ये सर्च करके देखेंगे तो ऐसे कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे जो खुले मिल रही हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि टेक डाउन नहीं हो रहा है। चाहे ये बगावत की स्थिति में हो या फिर रेगुलर स्थिति में भी हो, जहां पे जैसे कि मैं कह रहा हूं टेक डाउन नहीं हो पाता है।
मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये भी लिखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं, जो इनके साथ इनका गठबंधन है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती अगर किसी ने साइबर क्राइम भी किया हुआ है। हम जब जाते हैं और केस दर्ज होती है तो हमें ये बताया जाता है कि हम आपको ये डेटा नहीं दे सकते क्योंकि ये डेटा जो है ये बाहर में है और ये डेटा आपके देश में कोई कानून नहीं है जो आपको ये दे सके, और आप बायलैटरल मैकेनिज्म एमलैट रूट में आके ये डेटा लीजिए कि किसने किसको किसके पैसे खाए या किसके पैसे लूटे। तो इसकी वजह से जो है काफी नुकसान हो रहा है और ये जरूरी हो जाता है कि सारे पहलुओं से लेके सोशल मीडिया को बांधना जरूरी है ताकि जो है जो छूट रहनी चाहिए डेमोक्रेटिक हिसाब से वो रहनी चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या फिर साइबर बुलिंग हो या चाइल्ड अब्यूज हो, ये सब में जो है जो कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट होना जरूरी है या फिर साइबर क्राइम में हो, ये सब उनको बांध के रखना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो रहा है। रमेश कैलासम सर आपका, जितेंद्र जैन जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। जाहिर है सोशल मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार आईटी नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है और हाल के घटनाक्रमों के बाद इसकी जरूरत और ज्यादा महसूस की जा रही थी, इसलिए सरकार ने सख्ती का मन बना लिया है। सरकार का मानना है कि आईटी नियमों में संशोधन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होंगे और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध भी होना पड़ेगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।